हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान कंप्लीट पॉलिटी चतुर्थ श्रेणी। जी हाँ, जो चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम आने वाले 19, 20, 21 को उनके बारे में देखिए। उनसे संबंधित राजस्थान कंप्लीट पॉलिटी है। राजस्थान कंप्लीट पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें संविधान सभा का निर्माण, संविधान के जो कार्य, इसके अलावा अन्य प्रशासनिक ढांचा, वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हम बाकी सभी देखेंगे। तो राजस्थान कंप्लीट पॉलिटी 2 पार्ट में आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चतुर्थ श्रेणी के लिए 2 वीडियो हैं, वो काफ़ी हैं। आइए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना, पुनः स्थापना कब की गई? तो जयपुर में देखिए जयपुर में जो उच्च न्यायालय की एक पेठ बनी थी, एक शाखा बनी थी, वो कब बनी थी और कब खारिज हुई, पुनः स्थापना कब हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए खारिज कब हुई थी? 1958 में वो समाप्त कर दिया गया था उच्च पेठ को। तो जयपुर में जो उच्च न्यायालय की जो पेठ बनी थी वो 1958 में समाप्त कर दी गई थी। किसने समाप्त करवाई? सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई थी, लेकिन पुनः स्थापना हो गई थी। तो हाई कोर्ट के उच्च पेठ की, यानी हाई कोर्ट के जो बेंच है यानी पीठ है, या जिसे शाखा कहते हैं, वो जयपुर में पुनः स्थापना कब हुई? तो वो हुआ था 31 जनवरी 1977। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 214 में है कि एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अनुच्छेद 16 में है उच्च न्यायालय का गठन, और अनुच्छेद 26 में है रेट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में है राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 है उच्च न्यायालय का गठन, और अनुच्छेद 226 है रेट जारी करने की शक्ति। तो उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, ये 215 में है। उच्च न्यायालय का गठन 216 में है। 226 में रेट जारी करने की शक्ति। अब देखिए अनुच्छेद 217 को हम विस्तार से देखेंगे। अनुच्छेद 217(1), अनुच्छेद 217(2), अनुच्छेद 217(1) क, अनुच्छेद 217(1) ख। तो अनुच्छेद 217(1) में है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति है वो करता है। राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल के परामर्श के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। याद रखिए, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श और राज्यपाल के परामर्श, इन सब से बातचीत करके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ऐसे नियुक्ति होती है। 217(2) में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता 217(2) में है। अनुच्छेद 217(1) क हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का त्याग पत्र। अनुच्छेद 217(1) ख हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान। तो ये अनुच्छेद 217 में नियुक्ति, योग्यता, त्याग पत्र हटाने का प्रावधान है, वो अनुच्छेद 217 में आ जाता है, जो कि 217(1) नियुक्ति, 217(2) योग्यता, अनुच्छेद 217(1) क त्याग पत्र, 217(1) ख हटाने का प्रावधान। किस संविधान संशोधन द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, दोनों की उम्र 60 वर्ष होती है। तो देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की उम्र है वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा
15 संविधान संशोधन 1963 द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 60 से 62 वर्ष कर दी गई। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ तीसरी अनुसूची में है। अनुच्छेद 219 में शपथ का उल्लेख मिलता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर विधि व्यवसाय पर रोक, अनुच्छेद 220। ये क्या है विधि व्यवसाय? यानी हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, वो एक बार रिटायर हो गया तो उसी हाईकोर्ट में फिर से न्यायाधीश नहीं रह सकता। एक बार उसको हटा दिया जाए न्यायाधीश को तो फिर उसी न्यायाधीश में वो फिर से नहीं बैठ सकता, यानी जज नहीं बन सकता, नहीं उससे हाईकोर्ट में वकालत कर सकता है और नहीं न्यायाधीश रहते हुए अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है। ये सभी विधि व्यवसाय पर रोक है, यानी व्यवसाय नहीं कर सकता अन्य विधि से संबंधित, तो वो है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर विधि व्यवसाय पर रोक, अनुच्छेद 220 में है। आगे देखिए अनुच्छेद 221 में है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, यानी मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो दोनों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 221 में है। अनुच्छेद 222 में है न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र, और न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, यानी मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। और 225 में है हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। तो हाईकोर्ट की शक्तियों का उल्लेख इसमें है 225 में, हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का उल्लेख इसमें है 225 में, या मैं कहूँ कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार व शक्तियों का उल्लेख इसमें 225 में है। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों में हाईकोर्ट का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 231 में यह साफ साफ लिखा हुआ है। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों में हाईकोर्ट का गठन कर सकती है, यह अनुच्छेद 231 में लिखा हुआ है। हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार, तो हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार अनुच्छेद 235 में है। हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का अधिकार अनुच्छेद 235 में, वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्ति हम देख ही चुके हैं 225, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सुमेलित कीजिए अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, एक जिला न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति होगी, ये अनुच्छेद 233 में है। 234 में है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और 234 में है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। और ये ऐसा अनुच्छेद है जिसमें अलग अलग अनुच्छेद आ रहे हैं नियुक्ति के लिए, वरना तो आपको पता ही है एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्ति, योग्यता, पद सेवा से निर्वाचित सब कुछ सलट जाता है। 235 में अधीनस्थ न्यायालय का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण हम देख ही चुके हैं 235 में। 224 में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति, ये भी हम देख चुके हैं। अब आइए हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश का मतलब वह मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का वह मुख्य न्यायाधीश जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, कैलाशनाथ वाचु। हाईकोर्ट का वह मुख्य न्यायाधीश जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, कैलाशनाथ वाचु। हाईकोर्ट का वह मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का वह मुख्य न्यायाधीश जिसका कार्यकाल न्यूनतम रहा, सतीश कुमार मित्तल। हाईकोर्ट के वे न्यायाधीश जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, सुरेश चंद्र सिंघल और राजेंद्र प्रसाद व्यास। सुरेश चंद्र सिंघल व राजेंद्र प्रसाद व्यास, इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। हाईकोर्ट का वह न्यायाधीश जिसने त्याग पत्र दे दिया, एस के गर्ग। हाईकोर्ट का वह न्यायाधीश जिसने त्याग पत्र दे दिया, एस के गर्ग। हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जे.एम. वाचाल। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पूछा है जे.एम. वाचाल। राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट के वे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, रविंदर भट्ट, के.एन. वासु, जे.एस. वर्मा। रविंदर भट्ट, के.एन. वासु, जे.एस. वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम कब से प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952 से। राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए। देखिए थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इन्हें आराम से पढ़ूंगा। कहने का मतलब पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में प्रश्न उठता है तो उसके विनिश्चय कौन करता है? देखिए अगर कोई भी उच्च न्यायालय है और उस उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, अगर उनकी आयु का प्रश्न उठता है, उनकी आयु के बारे में कोई विवाद उठता है तो उसका विनिश्चय या डिसीजन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति करता है उसकी आयु के बारे में विनिश्चय, लेकिन राष्ट्रपति कैसे करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। ये क्वेश्चन आ चुका है ऐसा कैसा सेम टू सेम। आगे देखिए, संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय की आधिकारिकता को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ा सकते हैं, अपवर्जित कर सकते हैं। अनुच्छेद 230। देखिए समझ में नहीं आएगा, अब हम समझने की इसे कोशिश करते हैं। देखिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र है, उच्च न्यायालय की जो आधिकारिकता है वो किसी संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ाना है या किसी संघ राज्य क्षेत्र तक अधिकार को अपवर्जित करना है, उस पर रोक लगानी है, तो वो संसद विधि बनाकर करेगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 230 में है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से लंबित मामलों को अपने पास लेना। अनुच्छेद 229। देखिए कहना क्या चाहता है? उच्च न्यायालय है वो अपने अधीन जितने भी न्यायालय हैं उससे कोई लंबित मामले हैं यानी लंबे समय तक कोई मामले अधीनस्थ न्यायालयों के पास रखे हुए हैं वो अपने पास मंगवा सकती है या उन पर विचार करने के आदेश दे सकती है। ये अनुच्छेद 229 में लिखा हुआ है। अब देखिए हाईकोर्ट के पास कौन कौन से अधिकार हैं। तो हाईकोर्ट के पास अपीलीय अधिकार है। आप आगे देखेंगे अपीलीय अधिकार क्या होता है। हाईकोर्ट के पास प्रारंभिक अधिकार है, हाईकोर्ट के पास अभिलेखीय अधिकार है, यानी हाईकोर्ट एक अभिलेखीय हाईकोर्ट के रूप में काम करता है। हाईकोर्ट के पास पर्यवेक्षण अधिकार है। पर्यवेक्षण अधिकार का क्या मतलब होता है कि हाईकोर्ट है वो निम्न यानी अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों पर निगरानी रख सकता है, उनकी कार्यों की जांच करवा सकता है या खुद जांच कर सकता है। ये हाईकोर्ट का काम है, इसे ही पर्यवेक्षण अधिकार कहते हैं। ये अधिकार हाईकोर्ट के पास भी है, उच्चतम न्यायालय के पास भी है, लेकिन जिला न्यायालय के पास नहीं है। अपीलीय अधिकार हम ये अब आराम से विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे। अपीलीय अधिकार क्या है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन कौन से उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार हैं। प्रारंभिक अधिकार है। प्रारंभिक अधिकार पूछा जाता है, अपीलीय अधिकार नहीं। प्रारंभिक अधिकार पूछा जाता है। और प्रारंभिक अधिकार उच्च न्यायालय के कौन कौन से। प्रारंभिक अधिकार होता क्या है पहले ये देखिए। वे मामले जिनमें सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं वो प्रारंभिक अधिकार होते हैं, क्षेत्राधिकार होते हैं। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं।
मूल अधिकार के परिवर्तन संबंधी मामले, मूल अधिकार के परिवर्तन संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास हैं। याद रखिए, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं उच्चतम न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालय के पास, दोनों के पास है, कौन से अधिकार हैं, या उच्च न्यायालय के पास कौन से अधिकार हैं, तो इस तरह से पूछ लेते हैं। तो मूल अधिकार के परिवर्तन संबंधी मामले वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि रेट है वो दोनों के पास है, इसलिए मूल अधिकार के परिवर्तन संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के पास हैं। अगला देखिए, अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित कोई ऐसा विषय जिसमें संविधान की व्याख्या संबंधी प्रश्न निहित है, वो विषय भी उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा लेती है, क्योंकि संविधान संबंधी विषय पर विचार करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जिला न्यायाधीश को नहीं है, इसलिए वो मामले वो उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा लेती है। संसद सदस्यों व राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद हैं, वो भी उच्च न्यायालय देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय तो देख ही सकती है संसद के सदस्यों पर, उच्च न्यायालय भी देख सकती है। अगर उच्चतम न्यायालय अगर सिफारिश करती है, मतलब उच्चतम न्यायालय क्या है कि चाहती है कि उच्च न्यायालय भी देखे, इनका निर्वाचन संबंधी मामला देख ले, तो देख सकती है। उच्चतम न्यायालय बेचारे अकेले क्या क्या करे। राजस्व संग्रहण, अन्य राजस्व मामले, कोई राजस्व संग्रहण है, राजस्व संग्रहण है, ये अन्य राजस्व मामले हैं, वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में न्यायिक अवमानना संबंधी न्यायिक अवमानना संबंधी मामले आ जाते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में विवाह जाता है, तलाक आ जाता है, वसीयत संबंधी मामले आ जाते हैं, कंपनी कानून आदि संबंधी मामले आ जाते हैं, न्यायिक अवमानना संबंधी मामले आ जाते हैं, राजस्व संग्रहण अन्य राजस्व मामले आ जाते हैं, विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी मामले आ जाते हैं। कोई ऐसा विषय जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो और अधीनस्थ न्यायालय में है तो उससे संबंधित मामले आ जाते हैं। मूल अधिकार के परिवर्तन संबंधी मामले हैं, ये सब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ हमारा उच्च न्यायालय जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखिए उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हम देख चुके हैं, जो कि चतुर्थ श्रेणी के लिए पर्याप्त है। अब देखिए राज्यपाल, राज्यपाल देखने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। तो कौन कौन से राष्ट्रपति शासन हैं, वो कब कब लगे, वो हम देखने वाले हैं। देखिए राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। कैसे याद करें, 13 दूनी 26, मार्च का अगला महीना अप्रैल, 13 दूनी 26, तो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक ये राष्ट्रपति शासन लगा था। अब आप देख लीजिए कितने दिन तक लगा था। 13 दूनी 13 यानी 1 महीना, 13 दूनी 26 यानी 1 महीना, ऊपर से 1 दिन 13, ये गिन जाएगा, 31 तारीख आ जाएगी, यानी 45 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन लगा। आगे देखिए दूसरा राष्ट्रपति शासन 23 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। दूसरा राष्ट्रपति शासन 23 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा था। तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लगा। और चौथा जो कि लगभग 1 साल तक लगा था, यानी 1 साल से कुछ दिन कम ही हैं, तो चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगा था। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगा था। इस समय जो मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। तीसरा राष्ट्रपति शासन में भी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। पहले राष्ट्रपति शासन लगा तब मोहनलाल सुखाड़िया थे।
और दूसरा जब लगा था जब हरिदेव जोशी थे, तो ये मुख्यमंत्री उस समय थे। राज्यपाल कौन कौन थे वो भी हम देख लेंगे। जैसा कि चौथा में हम देख चुके हैं, चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था चन्ना रेड्डी था, कोई चन्ना रेड्डी। तो आइए हम देखेंगे। देखिए ये आ गए हैं। 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा तब संपूर्णानंद थे। 1977 में जब लगा तो वेदपाल त्यागी थे। 1980 में लगा तो रघुकुल तिलक थे। और 1992 में लगा एम चन्ना रेड्डी थे। और अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन लगा था और उसी राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन हट भी गया। तो कहने का मतलब है 1967 में 2 राज्यपाल थे, 1977 में भी 2 राज्यपाल थे, 1992 में भी 2 राज्यपाल थे, लेकिन 1980 में सिर्फ एक ही राज्यपाल था और वो राज्यपाल था रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक के समय ही राष्ट्रपति शासन लगा और रघुकुल तिलक के समय राष्ट्रपति शासन हट गया था, तो वो थे रघुकुल तिलक। और यही 1980 में यही सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो बस क्वेश्चन का तरीका सा थोड़ा चेंज कर दिया और सबके मन में हो गया क्या क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन पूछा। कोई शानदार क्वेश्चन नहीं है, बस आपने अगर देखा है कि राज्यपाल एक ही था उस समय 1980 में, तो सिंपल सी बात है वही राज्यपाल के समय हटा, उसी सर राज्यपाल के समय लगा है। इसमें कैसा दिमाग लगाना। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल ये थे। आइए इन्हें हम ट्रिक से याद करते हैं। राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को राष्ट्र से हो गया राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन 356। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 356 देखिए। राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को तिलक लगाकर रेडी करो। राष्ट्र से राष्ट्र, संपूर्ण से संपूर्णानंद, वेदों से यानी वेदपाल त्यागी, तिलक यानी रघुकुल तिलक, और रेडी करना यानी एम चन्ना रेड्डी। तो राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को तिलक लगाकर रेडी करो। राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को तिलक लगाकर रेडी करो। तो संपूर्णानंद ये 45 दिन, 53 दिन, कहीं पे 54 दिन लिखा था, देखिए 54 दिन भी हो सकता है। तो 45 दिन, 54 दिन, 109 दिन और लगभग 1 साल के तकरीबन है, क्योंकि 12 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक ये लगा था चौथा वाला। आइए हम राज्यपाल के बारे में और पढ़ते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में राज्यपाल के विशेष अधिकार दिए हुए हैं। राज्यपाल के विशेष अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 361 में है और 361(1) में है कि न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कहने का मतलब राज्यपाल विधानमंडल में जितने भी कार्य हुए हैं और जो भी मंत्रियों को सलाह वगैरह देना, उसका ट्रांसफ़र करना, उनके विभागों का गठन करना, यानी राज्यपाल के जो कार्य हैं उन राज्यपाल अपने कार्यों के लिए, चाहे वो उनकी विवेक की शक्तियाँ हो, उनके लिए राज्यपाल न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अनुच्छेद 361(2) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कोई भी हो, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्रवाई नहीं करेगी राज्यपाल के खिलाफ, यानी राज्यपाल के खिलाफ है वो कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं करेगी उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 361(3) है गिरफ्तारी का आदेश नहीं देगी, और 361(4) है वो सिविल कार्रवाई है तो शर्त, यानी सिविल कार्रवाई कर सकती है राज्यपाल के खिलाफ, सिविल कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि राज्यपाल को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। राज्यपाल के खिलाफ जांच करने के लिए जांच की जाएगी। ऐसे नहीं कि राज्यपाल को सीधा ही बिना जांच के गिरफ्तार, कई महीने लग जाते हैं जांच करने में, तो जांच की जाएगी,
उनको बताया जाएगा क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ना, पूरी डिटेल बताई जाएगी। और 2 महीने पहले सूचना देना आवश्यक है, 2 महीने पहले सूचना ही देना आवश्यक है। अगर आपने 2 महीने का सूचना देने से पहले पहले आपने गिरफ्तार कर लिया तो फिर वो गिरफ्तारी नहीं मान जाएगी, हो सकता है रद्द कर दे, विवाद उठ जाए। तो ये शर्तें हैं जो पूरी करनी होगी। तो ये अनुच्छेद 361 एक में क्या है, न्यायालय के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी नहीं है। 361(2) क्या है, राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। 361(3) में है राज्यपाल को गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जाएगा। और 361(4) में है सिविल कार्रवाई हेतु शर्तें। तो ये है राज्यपाल के बारे में। आप देखिए राज्यपाल के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अनुच्छेद 153 में लिखा है कि राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 में लिखा है। अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकेगा। अधीनस्थ अधिकारी यानी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, इनकी सलाह से कर सकेगा। अनुच्छेद 155 में, तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि दी गई है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि दी गई है। अनुच्छेद 156(1) याद रखना, अनुच्छेद 156(1) में लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156(2) में लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकेगा। अनुच्छेद 156(3) में लिखा है कि राज्यपाल की अवधि वो 5 वर्ष होगी, यानी राज्यपाल 5 वर्ष तक के लिए रहेगा। तो ये अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 सब क्लोज 1 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156 सब क्लोज 2 राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकेगा। अनुच्छेद 156 सब क्लोज 3 राज्यपाल की जो अवधि है यानी 5 वर्ष होगी, यानी राज्यपाल 5 वर्ष तक रहेगा। ये अनुच्छेद 156(3) में लिखा है। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं, और 2 योग्यताएं दी गई हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं दी गई हैं।
पहली योग्यता ये कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता ये कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अधिकतम आयु की व्याख्या नहीं मिलती है। आगे देखिए अनुच्छेद 158(3), अनुच्छेद 158(3) में पद के लिए शर्तें, और पद के लिए शर्तें भी दो ही हैं। जिस प्रकार योग्यता दो है उसी प्रकार शर्तें भी दो हैं। पहली शर्त ये कि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और दूसरा शर्त ये कि कोई भी लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए। तो शर्तें भी दो हैं, योग्यताएं भी दो ही हैं। अनुच्छेद 159 में है शपथ, शपथ को ही प्रतिज्ञान कहते हैं। तो अनुच्छेद 159 में शपथ का उल्लेख है और शपथ का उल्लेख है। ठीक है, तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 160 में लिखा है कि कुछ आकस्मिक यानी कोई इमरजेंसी आ जाए। देखो मैं इंग्लिश में समझाता हूँ आपको। अनुच्छेद 160 में मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए या कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो इस संबंध में राष्ट्रपति है उस राज्यपाल के लिए, उस राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, यानी अपने राज्यपाल है वो अपने कार्यों का निर्वहन कर सके, इससे संबंधित कुछ उपबंध है, कुछ नियम है, वो राष्ट्रपति बना सकेगा। ऐसा उल्लेख है अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समा शक्ति बताया गया है, और देखिए किस किस तरह की समा शक्ति उन्हें दी गई है वो भी पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं। तो एक तो है निलंबन की शक्ति, एक है परिहार की शक्ति, और एक है निलंबन की शक्ति। ये 3 तरह की समाधान शक्तियाँ दी गई हैं। चौथी प्रकार की नहीं दी गई है और वो है मृत्युदंड। मृत्युदंड से क्षमा नहीं कर सकता, इनके अलावा 3 से वो क्षमा करवा सकता है: निलंबन, परिहार, लघुकरण। लघुकरण यानी सजा है वो छोटी करवा सकता है। निलंबन यानी सजा को लंबे समय तक के लिए टाल सकता है ना। और परिहार उससे मुक्ति दिला सकता है सजा से, लेकिन अगर वो मृत्युदंड ना हो तो ये 3 प्रकार की शक्तियाँ, समाधान शक्तियाँ प्राप्त हैं, जबकि राष्ट्रपति को 4 प्रकार की समाधान शक्तियाँ प्राप्त हैं, और वो है चौथी है मृत्यु से मुक्त करना, ये भी है। तो ये है। अब देखिए अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 162 खास नहीं है, पूछा नहीं जाता। अनुच्छेद 163 देखिए, और अनुच्छेद 163 वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, जिन बातों में संविधान द्वारा या अधीन राज्यपालों से अपेक्षित है कि वह अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए क्या कहना चाहता है अनुच्छेद 163, राज्यपाल की सहायता और राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये अनुच्छेद 163 में है। मुख्यमंत्री भी सलाह दे सकता है, मंत्री परिषद भी सलाह दे सकती है, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 164 है वो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, और अन्य उपबंध में आ जाता है नियुक्ति। तो अनुच्छेद 164 में लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो हमने 164 तक देख लिए।
आप देखिए अनुच्छेद 168। इससे पहले मैं आपको अनुच्छेद 167 भी बता देता हूं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 167 में ये है कि मुख्यमंत्री है वो प्रशासनिक संबंधी जितने भी मामले हैं उन प्रशासनिक मामलों के बारे में जानकारी है, उन प्रशासनिक मामलों की जानकारी है वो राज्यपाल को देगा, ऐसा उस मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ये 167 में लिखा है। अब देखिए 168 ये अब ये देखिए राज्यपाल से किस तरह से ये अनुच्छेद अन्य अनुच्छेद संबंधित हैं। हालांकि हम बहुत सारे अनुच्छेद हैं और इनको देख कर हमें लगता है कि ये तो विधानमंडल से संबंधित है, लेकिन इसमें राज्यपाल का जिक्र होता है इन अनुच्छेदों में, इसलिए देखेंगे। अनुच्छेद 168 में राज्यपाल का जिक्र इसलिए है क्योंकि देखिए राज्य के विधानमंडलों का गठन, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल से मिलकर बनेगी, यानी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर ही विधानमंडल बनता है। अगर राज्यपाल ना हो तो विधानमंडल नहीं बनती है। लेकिन एक बात याद रखना कि राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 174 में क्या है? अनुच्छेद 174 में है कि विधानमंडल का जो सत्र है, जो 17 स्थान है, जो विघटन है, ये राज्यपाल के होते हैं। देखिए राज्यपाल है वो मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री की सलाह पर या परामर्श पर राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, जिसे सत्र आहूत कहते हैं। सत्र का अवसान कर सकता है यानी समाप्त कर सकता है, सत्र का विघटन कर सकता है। ये राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर या परामर्श से कर सकता है। लेकिन स्थगित विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो अनुच्छेद 174 में आप देखिए कैसे, अनुच्छेद 174 अनुच्छेद 174 में है कि राज्यपाल सत्र आहूत कर सकता है। अनुच्छेद 174 का राज्यपाल सत्र का अवसान कर सकता है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल विघटन कर सकता है सभा का। तो ये आप उपक्लॉज भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये चतुर्थ कर्मचारी है, इसमें इतना हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैंने बता दिया है कि अनुच्छेद 174 में सत्र का आहूत कर सकता है यानी सत्र बुला सकता है। 174 का सत्र अवसान कर सकता है। 174 विघटन कर सकता है। और किस संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ ये नहीं पूछा जाएगा, इतना डिटेल बहुत हाई लेवल हो जाएगा अभी। तो देखिए इतना हाई लेवल है, वो RSIS के एग्जाम में ही, बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, छोटे एग्जामों में इतना हाई लेवल नहीं पूछा जाता। फिर भी सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इसमें उपक्लोज तक ही पूछा जाता है। आगे देखिए अनुच्छेद 175 सदन में अभिभाषण दे सकेगा, है ना। सदन में अभिभाषण दे सकेगा, 175 में है। और 175 में है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को संबोधित कर, राज्यपाल कोई लंबित मामला है, देखिए 175 में है कि राज्यपाल है वो सदन में अभिभाषण कर सकेगा, संदेश पहुंचा सकेगा। और 175 में है कोई लंबित मामला है, तो लंबित मामला होने पर यानी विधानसभा में कोई लंबित मामला है तो उस लंबित मामले पर भी अभिभाषण दे सकेगा या संदेश पहुंचा सकेगा। 175 में है। 176 में देखिए राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है।
आप देखिए अनुच्छेद 188, क्योंकि हम वो अनुच्छेद पढ़ रहे हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं। तो देखिए अनुच्छेद 188, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। देखिए कहना क्या चाहता है अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 साफ साफ कह रहा है, अनुच्छेद 188 साफ साफ कह रहा है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। अगर राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल द्वारा कोई वरिष्ठ व्यक्ति है वो, यानी जिसे राज्यपाल कहे, वो व्यक्ति इन सदस्यों को शपथ दिलाता है। चाहे विधानसभा के सदस्य हो, चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है, तो ये शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 192 जिनके मैं चर्चा कर ही चुका हूँ शुरू में, कि सदस्यों की नियंत्रताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, सदस्यों की नियंत्रताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय राज्यपाल करता है, लेकिन निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है, उससे परामर्श लेकर ही करता है, ऐसे नहीं करता। वरना राज्यपाल को क्या पता निर्वाचन में क्या गड़बड़ी हुई, किस तरह से इन्होंने गड़बड़ी की, ये राज्य निर्वाचन से परामर्श करके राज्यपाल करता है, ये जरूर याद रखिए। अनुच्छेद 200 में क्या है कि अनुच्छेद 200 में है जो कोई भी विधेयक है वो राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो वो विधेयक है वो राष्ट्रपति के लिए, मतलब कोई विधेयक है, अनुच्छेद विधेयकों पर अनुमति 200 में है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति है। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कर दिया है तो वह राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, और राज्यपाल वह विधेयक पर अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है। अनुच्छेद 201 में है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। देखिए विधेयक को अनुमति देना, विधेयक को रोक के रखना, ये तो है अनुच्छेद 200 में, लेकिन उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, यानी राष्ट्रपति को भेजने के लिए अपने पास रखना, वो विचार के लिए आरक्षित रखना, वो है अनुच्छेद 201 में। और यही सेकंड ग्रेड में पिछले बार पूछा गया था, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। पिछले बार पूछा गया था, उस पर भी हम चर्चा अब कर ली है। तो देखिए विचार के लिए आरक्षित रखना राष्ट्रपति के लिए, अनुच्छेद 201 में यही पूछा गया था पिछली बार। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहाँ विधेयक धन विधेयक नहीं है, वह राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदस्यों के सदनों को एक संदेश के साथ, जो अनुच्छेद 201 के पहले वर्णित है 200 में, लौटा दे। जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर पुनर्विचार किया जाएगा, और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधित वापस फिर से पारित कर दिया जाता है तो उससे राष्ट्रपति समय उस विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो अनुच्छेद 201 मैं बताता हूँ क्या अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 में यह होता है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए कोई विधेयक आरक्षित रखता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर मान लीजिए राज्य विधानमंडल है उस विधेयक को पास करके अगर राष्ट्रपति के पास भेज देती है, पुनः भेज देती है, तो भी राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति नहीं दे तो वो खारिज हो जाता है। इतनी ये पावर है राष्ट्रपति के पास, लेकिन वो राज्य के संदर्भ में है, केंद्र सरकार के संदर्भ में ऐसा नहीं है। अब देखिए अनुच्छेद 202,
मेन अनुच्छेद है, वैसे ये तो 202। और जब हम विधानमंडल पढ़ेंगे तब भी हम इन्हीं मेन अनुच्छेदों की बात करेंगे, क्योंकि हर अनुच्छेद है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 202 में है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य के वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखवाएगा। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का ब्यौरा, वार्षिक वित्तीय विवरण का लेखा जोखा या प्राकृत प्राप्तियां, यानी वार्षिक वितरण संबंधी जो प्राप्तियां हैं, ब्यौरा है, वो विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है। और कौन रखता है? वित्त मंत्री रखता है। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर की जाएगी अथवा नहीं। यानी अनुदान की मांगे, यानी अनुच्छेद 202 तो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित, और वार्षिक वित्तीय विवरण के अलावा जो भी प्राक्कलन है धन विधेय को छोड़कर, वार्षिक वित्तीय विवरण से अन्य जो भी प्राक्कलन है विधेयक से संबंधित, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक नहीं, अन्य जो भी प्राक्कलन है वित्तीय विवरण से अलग है। उन प्राक्कलन जिसमें अनुदान की मांगे शामिल हैं, वे अनुदान की मांगे राज्यपाल की सिफारिश पर ही किए जाएंगी, अन्यथा नहीं। यानी अनुदान की मांगे राज्यपाल की सिफारिश मिलने पर ही विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती हैं, ये इसका कहने का मतलब है। अनुच्छेद 203 में उल्लेख है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक, यानी पहले से पूरक, अनुपूरक अतिरिक्त या अन्य कोई अतिरिक्त है या अधिक अनुदान है, तो ऐसी बातें राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधानसभा में ऐसे अधिकार के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। कहने का मतलब वही बात है जो कि हम अनुच्छेद 202 में पढ़े, अनुच्छेद 203 में पढ़े, वही बात 205 में है कि ये राज्यपाल से पूछ कर ही रखवाए जाते हैं। ये अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान है, ये राज्यपाल से पूछ कर ही विधान मंडल में रखवाए जाते हैं, अनुच्छेद 205 में है। अनुच्छेद 207 में क्या है? अनुच्छेद 207 में है कि जो भी कोई विधेयक है, जो विनिर्दिष्ट विधेयक है, जो कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण था और ये वित्त विधेयक है, दोनों अलग अलग हैं, एक बात समझ लेना। तो वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध हैं, वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष उपबंध हैं, जो संशोधन हैं, वो भी राज्यपाल की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ये कहने का मतलब है अनुच्छेद 207। कहने का मतलब समझिए, कहना क्या चाहता है ये समझिए, प्रश्नों की लैंग्वेज में आप मत उलझिए, कहने का मतलब समझिए। जब कोई इंग्लिश बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, लेकिन हम उसका कहने का भाव समझ जाते हैं। तो वही है कि यहाँ पे मतलब समझना, कहना क्या चाहता है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अब देखिए अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब विधानमंडल का विश्रांति काल हो, जब विधानमंडल विश्राम कर रहा हो, जब विधानसभा सत्र में नहीं हो, या राज्यपाल को ये समाधान हो जाए कि अब कार्रवाई करना ज़रूरी है, तब ऐसा रखते हैं। तो ये 3 कारण हैं, ये याद रखिए, अक्सर पूछ लिया जाता है।
अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें, वो भी 217 में है और हम 217 पढ़ ही चुके हैं। 217 1, 217 2, 217 1 क, 217 1 ख, ये हम पढ़कर आ ही चुके हैं। आप देखिए अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। तो अनुच्छेद 219 में लिखा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 243 1, अनुच्छेद 243 2, दोनों को हम पढ़ लेते हैं। 243 1 में लिखा है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो बताइए राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 243 में। दो 243 2 में है वित्त आयोग, इसमें देखिए ये भी है। तो देखिए इतना, बस इतना ही याद रखना है कि 243 में वित्त आयोग का गठन करेगा, ये इसमें उल्लेख दिया हुआ है, बस इतना याद रखिए। अनुच्छेद 267 2 आकस्मिकता निधि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राज्यपाल की आकस्मिकता निधि से संबंधित जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? 267 2, ये अधिकार है। आकस्मिकता निधि संबंधी ये अधिकार है, कोई कर्तव्य वगैरह शक्ति नहीं है, नहीं कोई शक्ति है, नहीं कर्तव्य है, बल्कि ये अधिकार है आकस्मिकता निधि से संबंधित। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अगरदाय की स्वरूप, अब अगरदाय यानी आगे, दाय यानी आगे देने वाले कोई कार्य का स्वरूप है, आगे चलने वाला कोई कार्य का स्वरूप है, उसमें एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अगरदाय स्वरूप यानी आगे जो भी कार्य होंगे उन कार्यों का जो स्वरूप होगा उनसे संबंधित जो भी आकस्मिक निधि यानी धन की जरूरत पड़ेगी उसकी स्थापना कर सकेगा। यानी आगे भी कोई काम होंगे तो उसमें भी धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, और अचानक से वो काम आ गया तो है ना, आकस्मिक काम से तो मतलब है, आकस्मिकता निधि से तात्पर्य है अचानक किसी कार्य के लिए अचानक से कोई धन राशि। तो जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएगी, और अन्वेक्षित वे अनुच्छेद 205 206 इन अनुच्छेदों के उपबंध में रहते हुए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्यपाल के अधीन रखी जाएगी। अग्रिम धन के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्यपाल के व्ययाधीन रखी जाएगी। कहने का मतलब मैं बताता हूँ 267 2 में क्या कह रहा है। आकस्मिकता निधि संबंधी दे रखा है कि विधानमंडल कोई विधि बनाएगी आकस्मिक निधि से संबंधित, यानी अचानक से ही कोई खर्च होने वाला धन है, वो किसी कार्य के लिए जरूरत पड़ जाती है, तब वो कोई नियम विधि बनाकर वो राज्यपाल को इस आकस्मिक निधि का प्रयोग करने के लिए एक नियमों द्वारा राज्यपाल को ये धन प्रयोग करने देगी। यही मतलब है इसका 267 2 में यही है। अनुच्छेद 316 में है लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और उनकी पदावधि है, नियुक्ति है, वो क्या कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 316 हो गया। 317 में है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को निलंबित करना। ये निलंबित करना है, हटाया जाना नहीं, निलंबित करना। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का काम राष्ट्रपति करता है, जबकि निलंबित करने का काम राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 333 में ये हट ही चुका है, ये अनुच्छेद ही हट गया 333। तो अब है अनुच्छेद 355 356 हम देख ही चुके हैं
कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। यानी 355 356 में जो भी उपबंध लिखे, नियम लिखे उन्हीं के अनुसार राज्य सरकार कार्य करे। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब तो बनाना ही पड़ेगा रे, बनाना ही पड़ेगा, कानून बनाना ही पड़ेगा, तब राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई करते या राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न या राज्य के अधिकारी या प्राधिकारी में निहित सभी कोई शक्ति अपने हाथ में ले सकेगा। यानी राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देता 356 के तहत और राज्य सरकार सरकार के अंतर्गत राज्यपाल में जितने भी शक्तियां हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, उनकी शक्तियां अपने हाथ में राष्ट्रपति ले लेता है और ये घोषणा कर सकेगा, ये घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होगी। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति ये घोषणा करेगा कि जो भी राज्य के कार्य होंगे वो विधानमंडल की जो शक्तियां हैं, जो विधानमंडल के जो प्राधिकार हैं, उनके अनुसार ही वो कार्य किए जाएंगे। यानी मर्यादा है वो राष्ट्रपति उनका उल्लंघन नहीं करता है, याद रखिए। राज्य के मतलब करता नहीं है, मतलब राष्ट्रपति भी एक अच्छा समझता है ना, नियम कानून यह राष्ट्रपति नहीं तोड़ता है कभी भी। राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन का पूर्णतया बागत लंबित करने के लिए उपबंधों की सहायता अनुच्छेद प्रमाणिक उपबंध कर सके उद्घोषणाओं के, ये कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल और राजप्रमुखों का संरक्षण, यह अनुच्छेद 361 हम पढ़ ही चुके हैं। तो इसी के साथ हाई कोर्ट कंप्लीट हो चुका है, राज्यपाल हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम विधान मंडल। देखिए चतुर्थ श्रेणी की यह, और फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए क्योंकि कंपटीशन हाई है। 54,000 पद हुए तो क्या हुआ, यानी 53,749 पद हुए तो क्या हुआ, कंपटीशन तो हाई है। तो थोड़े कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बता दी क्योंकि उसमें अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता हजारों में आगे जाएगा। तो विधानमंडल के अनुच्छेद हम देखने वाले हैं, एक्स्ट्रा हम इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि विधानमंडल अपने आप में बहुत बड़ा है और इतना हाई लेवल है वो कि इतना हाई लेवल नहीं देगा, यानी उप अनुच्छेद है वो नहीं देगा, ये हमारी आशा है। अगर देगा तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के उप अनुच्छेद भी, यानी दो भी उप अनुच्छेद हैं उनको भी हम शामिल कर लेंगे। तो देखिए विधानमंडल अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, अगर आपको विधानमंडल से संबंधित इन सभी अनुच्छेदों के अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 200 तक अगर आपको विधानमंडल को सही तरीके से ट्रिक के साथ अगर आपको समझना है तो मेरा वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, वो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 168 में एक विधान मंडल होगा, अनुच्छेद 169 में है एक विधान परिषद होगी, अनुच्छेद 170 में है विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 171 में है विधान परिषद की संरचना,
अनुच्छेद 172 में है विधानमंडल की अवधि, अनुच्छेद 173 में है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, अनुच्छेद 174 में है 17 स्थान विघटन, इसके अनुच्छेद हम देख चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 175 में है अभिभाषण 175(1) 175(2) दोनों हम देख चुके हैं। अनुच्छेद 176 में है विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 177 में है महाधिवक्ता व मंत्रियों के अधिकार, अनुच्छेद 178 में है विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद, 179 में है विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, यानी विधानसभा अध्यक्ष व विधानसभा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, ये 181 में है ही। और अनुच्छेद 180 अध्यक्ष का पालन उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष का पालन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ना हो तो फिर कोई वरिष्ठ सदस्य करेगा, वरिष्ठ सदस्य ना हो, इतना भी आगे नहीं पूछते। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना, तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 181 ये चारों अनुच्छेद विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित है। यह याद करने का तरीका कि अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 181 विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद, अनुच्छेद 179 में है विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, अनुच्छेद 180 में है अध्यक्ष का पालन उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष का पालन मुख्य न्यायाधीश करेगा, मुख्य न्यायाधीश का पालन। तो इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाया जाएगा कैसे? साधारण बहुमत से। विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जाता है। और ये हर बार पूछा जाता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? साधारण बहुमत से प्लस 50% सदस्यों द्वारा। तो देखिए अनुच्छेद 182 में है विधानसभा सभापति उप सभापति का पद, वही है देखिए जो कि अनुच्छेद 178, 179, 180, 181 सीक्वेंस वाइज था, क्रम वाइज था, वही सभापति के लिए भी क्रम वाइज जाएगा। 182, 183, 184, 185 ये भी क्रम वाइज जाएगा। 182 में है विधानसभा सभापति उप सभापति का पद, 183 में है विधानसभा सभापति उप सभापति का पद रिक्त होना, 184 में है सभापति उप सभापति के पालन, यानी सभापति का कार्य उप सभापति के सभापति का पद रिक्त हो तो उप सभापति करेगा, उप सभापति का पद रिक्त हो तो इस तरह से आगे चलता रहता है। 185 सभापति उप सभापति को हटाना, सभापति उप सभापति को हटाना, और यह भी साधारण बहुमत से ही हटाया जाता है। तो एक बात ये याद रह गई आपको कि विधानसभा का अध्यक्ष हो या विधान परिषद का अध्यक्ष हो, उनको साधारण बहुमत से हटाया जाता है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हीं सदनों द्वारा हटा दिया जाता है। यानी विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य हटाते हैं, सभापति उप सभापति को विधान परिषद के सदस्य हटाते हैं, बस और कोई प्रोसेस नहीं होती और साधारण बहुमत से हटाते हैं। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि कैसे हटाते होंगे, क्या क्या प्रक्रिया चलती होगी, कुछ नहीं चलती, साधारण बहुमत से होता है और उसी सभा में हो जाता है कल्याण। तो अनुच्छेद 182 में है विधान परिषद का सभापति उप सभापति, 183 में विधान परिषद का सभापति उप सभापति का पद रिक्त होना, 184 में सभापति उप सभापति मतलब सभापति नहीं होने पर उप सभापति के कर्तव्य का पालन करेगा, और 185 में है सभापति उप सभापति को पद से हटाया जाना। और 186 में अनुच्छेद 186 में है कि विधान परिषद और विधान सभा के जो सदस्य हैं, जो सभापति हैं, जो अध्यक्ष हैं,
उनको वेतन भत्ते दे दिए जाए। सॉरी, विधान परिषद विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभापति है, उप सभापति है, उनको वेतन भत्ते दे दिए जाए। तो 186 में इतना चार अनुच्छेद करके हम आए और एक के अनुच्छेद में सभापति उप सभापति को वेतन भत्ते दे दिए गए। यानी 186 अनुच्छेद 186 में विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सॉरी, विधान परिषद के सभापति उप सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वेतन भत्ते दे दिए जाते हैं। याद रखिए, इनको राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और जो तनख्वाह होती है, मतलब रिटायर होने के बाद जो तनख्वाह मिलती है वो राज्य केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं। बस ये और याद रखना। तो आइए हम एक बार फिर से देखते हैं अनुच्छेद 178 से। देखिए, मैं याद करने का तरीका, इनको याद करने का तरीका ये है कि एक पहले बार में तो देखिए पद होगा, दूसरी बार में पद रिक्त हो जाएगा, तीसरी बार में ऐसे याद रख लेना, तरीका ये, तीसरी बार में ऐसे याद रख लेना कि अध्यक्ष का पद जब रिक्त हो गया तो उपाध्यक्ष उसका पालन करेगा, और चौथे में यह रख लेना कि दोनों को ही हटा दिया जाएगा। ये रखने का तरीका है, याद रखने का तरीका है। तो 178, 179, 180, 181 ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित है। 182, 183, 184, 185 ये सभापति और उप सभापति से संबंधित है, ये याद रखना। तो 178 से लेकर 8 तक देख लीजिए, यानी 185 तक, 178 से लेकर 185 तक चार अनुच्छेद के क्रम में 4 अनुच्छेद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के और निचले 4 अनुच्छेद सभापति उप सभापति के, ये याद करने का तरीका। तो अनुच्छेद 178 में है विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद, 179 में है विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ये साधारण बहुमत यहाँ 181 नंबर पर लिखना था, यहाँ पे लिख दिया उसे। 180 में अध्यक्ष का पालन उपाध्यक्ष करेगा, 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 18 साधारण बहुमत से। 182 में विधान परिषद सभापति उप सभापति का पद, वही नकल ऊपर वाली। 183 में विधान परिषद का सभापति उप सभापति का पद रिक्त होना। 184 में सभापति का पद रिक्त है तो उप सभापति काम करेगा। 185 में सभापति उप सभापति को हटाना, और 186 में है कि विधान परिषद विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उप सभापति इनको वेतन भत्ते दे देना। अब देखिए अनुच्छेद 187, अनुच्छेद 187 में है सचिवालय, अनुच्छेद 187 में है सचिवालय, अनुच्छेद 188 में है सदस्यों की शपथ। अब देखो अनुच्छेद 188 में जाकर सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। 189 में है गणपूर्ति, यानी विधानसभा में गणपूर्ति नहीं होती है ना, तो अनुच्छेद 189 में है गणपूर्ति। 190 में स्थानों का रिक्त होना, स्थान रिक्त होना। 191 में है योग्यता, सदस्यों की योग्यता, विधानसभा विधानमंडल के जो सदस्य उनकी योग्यता 191 में है। अगर योग्यता संबंधी कोई प्रश्न उठता है तो इसका उल्लेख 192 में है। 193 में है बिना शपथ बैठक में भाग ले तो सजा होगी, 193 में ये दिया गया है। 194 में है कि सदस्यों व सदनों के विशेष अधिकार हैं उन्मुक्तियाँ कि विधानमंडल के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य उनके विशेष अधिकार क्या होंगी, क्या क्या उनको छूटें मिलेंगी, उन्मुक्तियाँ यानी छूटें मिलेंगी, ये अनुच्छेद 194 में है। तो सदस्यों के विशेष अधिकार 194 में है, ये इम्पोर्टेंट है। 195 में है सदस्यों के वेतन भत्ते,
सदस्यों के वेतन भत्ते इसमें हैं। जबकि 186 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति उनके वेतन भत्ते थे, लेकिन 195 में सदस्यों के वेतन भत्ते हैं। 196 में विधेयकों के संबंध में उपबंध। जो भी विधेयक होता है, जैसे साधारण विधेयक है ना, साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक के संबंध में क्या क्या उपबंध हो सकते हैं 196 में, अनुच्छेद 196 में है। 197 में है धन विधेयक से भिन्न विधेयक, धन विधेयक से वित्त विधेयक, यानी वित्त विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया, ये धन विधेयक से अन्य भिन्न विधेयक है, वो 197 में। 197 में इम्पोर्टेंट नहीं है, 196 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से 198, 199 जो कि बार बार पूछा जाता है। 198 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है, 199 धन विधेयक की परिभाषा है। तो धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया 198 में है और 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 है राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति, 201 है राष्ट्रपति तो आरक्षित रखना विधेयक को, ये हम देख ही चुके हैं। 202 हम देख ही चुके हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि राज्यपाल से परामर्श करके ही प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुच्छेद 202 भी हम देख चुके हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट तो आपके लिए 202 तक ही है, क्योंकि हम चतुर्थ श्रेणी का पढ़ रहे हैं। तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और अनुच्छेद 213 में इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 213 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यायालय है तो वो इनके खिलाफ है, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये शायद हम देख चुके होंगे। तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा विधानमंडल, कंप्लीट होता है राज्यपाल, कंप्लीट होता है उच्च न्यायालय, कंप्लीट होता है, तीनों कंप्लीट होते हैं। यानी अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 237 कंप्लीट होते हैं यहीं पे। इसके अलावा जो प्रशासनिक विभाग हैं, जैसे राज्य मानवाधिकार, राज्य निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, इसके अलावा अन्य प्रशासनिक ढांचा में जैसे जिला कलेक्टर, मुख्य सचिव वगैरह, ये भी प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इतना पर्याप्त आपके लिए, चतुर्थ श्रेणी के लिए मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। मैंने डिटेल में बता दिया है कि नियुक्ति कैसे होती है, कैसे हटाया जाता है, साधारण बहुमत होता है कि विशेष बहुमत होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। और एक बात याद रखिए कि राष्ट्रपति शासन 356 है, वो 2 माह तक शुरू में बिना अनुमति के लगाया जा सकता है, फिर 6 माह करके इन्हें बढ़ाया जा सकता है, और अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 6 माह कैसे बढ़ाया जाएगा? वो बढ़ाया जाएगा विधान मंडल की प्रक्रिया के द्वारा अनुमति लेकर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।